अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को डील या ढील मिलने की चहमगोइयां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने घोटकी में अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने एक ऑफर दी है शरीफ बरादरान को भी और आसिफ जरदारी साहब को भी कि उनके पास एक ही रास्ता है, लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, इसके अलावा आपकी जान नहीं छूटने वाली। इससे पहले फवाद चौधरी साहब कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में भी वो कई मरतबा बात कर चुके हैं और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कई मरतबा कह चुके हैं कि एक ही ऑप्शन है शरीफ बरादरान के पास भी और आसिफ जरदारी साहब के पास भी कि लूटा हुआ माल प्ली बारगेन के कानून के तहत वापस कर दें, उसके बाद आप जहां मर्जी चले जाएं, आपके खिलाफ केसेस खत्म हो सकते हैं। और क्या हुकूमत के पास प्ली बारगेन देने का इख्तियार है भी या नहीं, क्योंकि ये इख्तियार तो सिर्फ नैब के पास है। और क्या हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता कोई ऑफर दी जा रही है प्ली बारगेन की शरीफ बरादरान को या आसिफ अली जरदारी साहब को, या फिर ये मामला सिर्फ बयानात तक महदूद है? शहजाद अकबर साहब वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया, आप वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं और एहतसाब के नाम पर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है बहुत ज़्यादा जोर शोर हम देख रहे हैं। ये जो आज खान साहब की तरफ से ऑफर सामने आई है, पहले मैं आपको ज़रा सुनवा भी देता हूँ खान साहब ने क्या कहा, ज़रा इस पर फिर आपका तबसरा लेते हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, जो मर्जी करना चाहते हैं, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। जी शहजाद अकबर साहब, तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऑफर कर दी गई है शरीफ बरादरान को या आसिफ जरदारी साहब को कि पैसा वापस करें प्ली बारगेन के कानून के तहत, उसके बाद आपको रिलीफ मिल सकता है? जी समर, ये मैं इसको ऑफ़र तो नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कानूनी मशवरा दिया है स्पेशली शरीफ फैमिली को, क्योंकि अगर उनके जहन में किसी तरीके से भी जेल से बचने की कोई अगर सोच है जो कि उनकी अपनी ऑप्शन होगी, तो उसका कानून के तहत एक ही ऑप्शन है। नैब के कानून के तहत अगर आपकी कन्विक्शन भी हुई हो या आपका ट्रायल हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन ऑथोराइज हो, तो प्ली बारगेन हो सकती है। या मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो प्ली बारगेन होती है ये अदालत की रजामंदी के बगैर नहीं होती। पहले इनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी प्ली बारगेन के लिए नैब को, और उसके बाद अगर नैब का बोर्ड उसको रिकमेंड करेगा टू कोर्ट ऑफ लॉ, और यहाँ पे चूँकि इनकी 2 केसेस में कन्विक्शन हो चुकी है, तो इसलिए वो 3 तो उन केसेस के अंदर ये जो अपीलेट कोर्ट है वहाँ पे कोशिश कर सकते हैं प्ली बारगेन अप्रूव कराने की। तो वही एक सूरत नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो बयान है वो मशवरे के ज़मन में आएगा कि कानूनी तौर पे ये डील और डील की तो कोई बात नहीं है। कानूनी तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन जो मौजूद है वो प्ली बारगेन की है कि प्ली बारगेन में आप कन्विक्टेड होते हैं, आप सज़ा याफ्ता तस्वर किए जाते हैं और आपने जितना पैसा लूटा है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम था, वो सारा आपको वापस करना पड़ता है। लेकिन ये मशवरा शहजाद अकबर साहब हुकूमत क्यों बार बार दे रही है, क्यों बार बार रिपीट किया जा रहा है ये मशवरा? बार बार हम सुन रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कई मरतबा इस मामले पे बात कर चुके हैं कि प्ली बारगेन ले लें, आप प्ली बारगेन ले लें। मैं सुना देता हूँ फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, वो कई मरतबा कह चुके हैं इससे पहले भी जानना चाहते हैं तो उसका हल भी है। वो देखे पाकिस्तान के लोगों के पैसे वापस करें और फिर देख लेते हैं। प्ली बारगेन का एक पूरा कानून मौजूद है और मेरा ख्याल है कि ख्वाजा हारिस साहब को भी चाहिए कि उन्हें लीगल। शहजाद अकबर साहब, ये जो कानून है जाहिर है इसका पता तो शरीफ बरादरान को भी है और जरदारी साहब को भी है, चूंकि ज़ाहिर है दोनों हुकूमत में रह चुके हैं, दोनों बेहतर जानते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट क्यों बार बार उन्हें यह मशवरा दे रही है कि आप प्ली बारगेन ले लें? लगता है कि उनसे ज्यादा तो वज़रा या वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं कि जो बार बार मशवरा दे रहे हैं प्ली बारगेन ले लें। समर, ये इस बयान के पीछे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप उस चीज़ का मुआयना करें कि जो सुप्रीम कोर्ट में बेल की हेयरिंग हो रही थी, जहां कोर्ट किसी तरीके से भी कन्विंस नहीं थी कि कोई लीगल ग्राउंड है या कोई इस तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसके ऊपर बेल दी जाए, तो जब आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो रहे थे, ख्वाजा हारिस साहब का जो वाहिद आर्ग्यूमेंट बच गया था वो रहम का था, और ये था जी कि चूँकि ये जेल के अंदर हैं तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, अगर ये जेल में हुए तो जहनी दबाव का शिकार रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक नई चीज़ निकाली जिसकी कोई मिसाल वैसे मौजूद नहीं है, और एक नई चीज़ निकाल के कहा हमें 8 हफ्तों के लिए आप अदालत से जेल से रिहा कर दें, ताकि हम इस जहनी जो हमें इस वक्त डिस्ट्रेस है जेल में होने की वजह से,
उससे हट के हम इलाज करवा सकें जो वो अपनी बीमारी बताते हैं। तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अगर चलें ये है तो हम आपको 6 हफ्तों के लिए भेजते हैं और उसके बाद आपके सामने कोर्ट का पूरा फैसला मौजूद है। तो ये जो पहले ये इनको पैरोल मिला है, तो ये जो डेस्परेशन देख के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर आप वाकई ही जेल टर्म से बचना चाहते हैं तो ये 4-6 हफ्तों की तो आपको चलें पैरोल तो मिल गया, लेकिन इसका असल तरीका प्री बार्गेन का है। लेकिन ये बात तो अदालत में अब हुई थी, पिछले हफ्ते हुई थी या 10 दिन पहले हुई थी। इससे पहले भी कई मरतबा हमने सुना है, 1 माह पहले भी हमारे शो में फवाद चौधरी साहब ने यही बात की थी, प्ली बार्गेन ले लें, पैसा वापस करो और जहां मर्जी चले जाएं। तो ये डेस्परेशन ज्यादा हमें गवर्नमेंट की साइड से नजर आ रही है, उस तरफ से नजर नहीं आ रही। नहीं, हाँ, वो बाहर जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे थे जेल से, ये उनकी ख्वाहिश थी, बिल्कुल हर कैदी की होती है। समर देखिए, कन्विक्शन के बाद तो यही एक ऑप्शन रह जाती है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि देखिए केस तो जो स्पेशली हिल मेटल का केस है वो अभी जब जाएगा उनकी अपील में तो उसमें सामने है, या तो फिर ये है कि इंतज़ार करें, ये जो बेल के लिए बार बार अप्लाई करते हैं विदाउट एनी ग्राउंड्स। अब एक चीज़ को ये देख लीजिए, आज 5वां या 6ठा दिन है, क्या कोई ऐसा इलाज हुआ है या हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं? कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा मुआयने के लिए गए हैं, जैसे जेल से मुआयने के लिए जाते आज भी हुआ था, तो ये चीज़ें तो सारी सामने हैं, मेरा ख्याल है आज भी हुआ था मायना उनका। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि कन्विक्शन के बाद ये पॉसिबल हो सकता है, प्ली बार्गेन भी अगर आप लेने का ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर कन्विक्शन नवाज शरीफ साहब की हो चुकी है, शहबाज शरीफ साहब की किसी केस में नहीं हुई, आसिफ जरदारी साहब की अब तक किसी केस में नहीं हुई। ये जो ऑफर है ये तो दोनों पार्टीज के लिए आ रही है, पीपल्स पार्टी के लिए भी आ रही है, नून लीग के लिए भी आ रही है, जरदारी साहब के लिए भी आ रही है। आज खान साहब ने नाम लेके कहा है। देखिए, प्ली बार्गेन की ऑप्शन जो है वो मौजूद रहती है आपके जब तक आप इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई है। ये ट्रायल से पहले भी प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद होती है, या जब तक मैटर फाइनलिटी अटेन ना कर जाए। एक दफ़ा जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट से तय पा जाएगा तो फिर प्ली बार्गेन की ऑप्शन भी मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, जैसे कि आसिफ जरदारी साहब का मामला है, तो उसमें प्ली बार्गेन की ऑप्शन मौजूद रहती है। यानी आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फॉर्मली किसी किस्म की ऑफर प्लेस नहीं की, ना शरीफ बरादरान को, ना जरदारी साहब को, बल्कि जस्ट एक मशवरे के तौर पे आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए इसमें कोई बात ही नहीं है। ऑफर तो हम कर ही नहीं सकते, ये ऑफर तो कानून में लिखी हुई है। हमने तो मशवरा दिया है कि उस कानून को तरफ देख लीजिए। अगर आप किसी तरीके से समझते हैं कि आप जेल में नहीं रह सकते और आप की सेहत और जिस्मानी और जहनी सेहत इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकती, या जो भी मामला है, बहुत सारे लोग प्ली बार्गेन की ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। आप भी प्ली बार्गेन, क्योंकि देखिए आपको ऑप्शन वही मिल सकती है जो कानून के अंदर है। एक कॉन्विक्ट आदमी तो किसी तरीके से बाहर नहीं जा सकता, उसको जो इजाज़त मिलेगी वो उसी कानून के तहत मिलेगी जो मुल्क का मरवजा कानून है। तो उसी की तरफ इशारा है, ये कोई ऑफ़र नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफर नहीं है बल्कि एक मशवरा है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है, शहजाद अकबर साहब, चूँकि एहतसाब के मामले पर आप वज़ीर-ए-आज़म के काफ़ी करीब भी हैं, आपके काफ़ी सलाह मशवरे भी उनके साथ होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो ज़मानत पर रिहाई हुई है 6 हफ्ते के लिए, जो उन्हें रिलीफ मिला है अदालती, और शहबाज शरीफ साहब का ICL से नाम निकला है। खान साहब काफ़ी अपसेट है इस मामले पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, काफ़ी उन्हें वो नाखुश है सारी सूरत हाल पे। क्या खान साहब की राय है इस सारे मामले पे? देखिए, मेरा ख्याल है समर, मैं और आप बिल्कुल क़यास आराई नहीं कर सकते। एक लीगल प्रोसीजर है, एक लीगल प्रोसेस है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अवाम ने जो मैंडेट इमरान खान साहब को दिया है वो एहतसाब के लिए दिया है, और एहतसाब सबका बिला तफरीक होना चाहिए। इसलिए जब भी एहतसाब की राह में कोई भी ऐसी चीज़ आएगी या रुकावट होगी या जिसकी वजह से ये लगेगा कि एहतसाब नहीं हो रहा, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को कंसर्न लाजमी होगा। लेकिन ये हरगिज़ कोई इस किस्म की बात नहीं है कि कोई उनकी इस तरह से इमोशनल अटैचमेंट है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हैं। सिर्फ ये है कि अगर एहतसाब की चीज़ को, अमल को बेहतर नहीं किया जाता या उसके अंदर रखना डाला जाता है या एहतसाब होता नज़र नहीं आता, तो उनका इशू ऑफ कंसर्न है। लेकिन ये चीज़ उनको बिल्कुल वाज़े है कि इसका एक ड्यू प्रोसेस है, उस ड्यू प्रोसेस के तहत ही मुकदमे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती हैं, अदालतों से फ़ैसले होते हैं, अपीलें होती हैं, और बीच में लोगों की बेल भी होती है। तो जो अदालत का फ़ैसला होगा, अगर हमें कंसर्न होगा तो हम अपील भी करेंगे। ये हमारी तरफ से बात हुई कि नैब को इसके ऊपर अपील करनी चाहिए, तो बिल्कुल वो अपील करें। अगर उसको समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की बेल नहीं होनी चाहिए थी और नाम उनका ICL पे पहले से मौजूद था, वो लाहौर हाई कोर्ट के रिसेंट हुक्म से निकाल दिया गया, उसके ऊपर भी हमारा कंसर्न ये था कि अगर ये देखिए इन्हीं के दूसरे केस में इनके 2 भतीजे इस वक्त मुल्क से मफरूर हैं, और मुकदमे के शुरू से लेके अब तक जबकि उनके वालिद साहब कॉन्विक्ट हो चुके हैं, वो मुकदमों में पेश नहीं हुए। इस मुल्क के साबिक वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना, जो 2 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वो मफरूर हैं।
तो ये एक ट्रेंड तो है, तो इसलिए हमारा अगर कंसर्न है तो वो हक बजानिब है कि अगर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं और ECL से इनका नाम निकाल दिया जाता है तो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंसर्न है और बिल्कुल जायज़ कंसर्न है, और उसकी वजह से आला अदलिया के फैसले के बाद अदालत उज़्मा में अपील भी करनी चाहिए। कंसर्न इदारा नैब है, उसको हमारी रिकमेंडेशन है कि वो अपील करें। क्योंकि खान साहब ने तो काफ़ी ज़्यादा सख्त बयानात दिए थे, गो के मैं बिल्कुल इस हकीकत को सामने रखते हुए कि ये अदालत से रिलीफ मिला है दोनों जो शरीफ बरदरान है, शहबाज शरीफ साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी, लेकिन इस मामले को जोड़ा जा रहा है किसी और इशू के साथ। ये तो बिल्कुल ही एक मेरे लिए बड़ी बेमानी सी बात है। जहाँ तक बात है, आपने जो पहले सवाल के अंदर किया था कि अदालती हुक्म है, अदालती हुक्म जब आता है तो उससे एक पार्टी खुश होती है और एक पार्टी खुश नहीं होती है। ये एडवर्सोरियल अदालती निज़ाम का एक हिस्सा है। जो पार्टी खुश नहीं होती, जो उसकी रिजर्वेशन होती हैं, वो उसके ऊपर अपील करती है। तो इसमें भी वही होगा, और जब फाइनलिटी तब तक अटेन नहीं करती, हम अपना कंसर्न शो कर सकते हैं। हमारा कंसर्न जायज़ है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आप उनका नाम ECL से निकाल देते हैं तो ECL पे नाम निकालने से, देखिए बेल जो है, बेल मैं समझता हूँ एक अदालती सब्जेक्टिव फैसला होता है, बेल हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन ECL से अगर आप नाम निकाल देते हैं और हिस्ट्री मौजूद है उस पूरे ग्रुप की कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं, तो वहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून है ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हो सकता। वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा, देखिए ना, मुशर्रफ साहब का जो ट्रायल करने के लिए अदालत उज़्मा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कर रही है, तो उसमें भी सबसे बड़ा इशू यही है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जब कोई मुल्ज़िम मुल्क के अंदर मौजूद नहीं होगा तो उसका ट्रायल नहीं हो सकता। हम तो ये चाहते हैं कि जिसके ऊपर जो मुकदमात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उनको वो ट्रायल को फेस करें। कन्विक्शन या एक्विटल की सूरत में चीज़ अवाम के सामने आ जानी चाहिए। अगर बेगुनाह हैं तो बच जाएं, अगर गुनाहगार हैं तो कन्विक्शन हो, ताकि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। शहजाद अकबर साहब, आपने नैब कानून की बात की, नैब कानून में बेहतरी होनी चाहिए, नैब के निज़ाम में बेहतरी होनी चाहिए, एहतसाब के निज़ाम में। इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हमने 2 रोज़ पहले इंटरव्यू किया था, उनका हमने चलाया था, जरा आपको सुना देते हैं। वो ऑफर कर रहे हैं कि नैब के कानून में बेहतरी होनी चाहिए, सारी पार्टी रज़ामंद हो तो पीपल्स पार्टी इनिशिएट करने को तैयार है। ज़रा सुना देते हैं आपको। शरफ का कानून, काले कानून, आमिर के कानून को ख़त्म करना चाहिए और एक नया अकाउंटेबिलिटी इदारा खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है, बिल पेश करने के लिए भी तैयार है। अगर बाकी जमातें सीरियस हैं, आने वाले सेशन में लेके आएंगे बिल पे? हम कमेटी में लेकर आएंगे, कमेटी के बाद सेशन में आएंगे। जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी करें कि वो कमेटी में अगले इजलास से पहले लेके आएंगे जो नैब के कानून में बेहतरी का बिल है। तो क्या अमर माने है? हुकूमत भी कह रही है, खान साहब भी कह रहे हैं कि नैब के निज़ाम पे खान साहब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तब्दीली इसमें या तरमीम नहीं हो पा रही। कमेटी काम कर रही है, लेकिन कमेटी भी 4 मीटिंग से आगे नहीं बढ़ पाती। तो मसला कहाँ है? जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो ताना देते हैं कि खुद नैब के कानून को गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन की पार्टीज़ को उनके खिलाफ पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए। देखिए समर, प्रॉब्लम ये है, या कह लें रुकावट ये है नीयतों की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इस नैब कानून के अंदर तब्दीली करना चाहती है, वो कवानीन को बेहतरी के लिए इसकी तब्दीली करना चाहती है। बेहतरी से मुराद ये है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को फेयर बनाया जाए और मुस्तद बनाया जाए, जहाँ पे ट्रायल जल्द मुकम्मल हो सकें, इन्वेस्टिगेशंस जल्द हो सकें और बेहतर हो सके। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर तरमीम की जाए। यहाँ पे मुकदमे सालहा चलते हैं। बिल्कुल, जो अपोजिशन की जमातों का इस वक्त इशू है नैब के कवानीन के ऊपर, वो ये है कि वो इसके अंदर से ये तमाम चीज़ें निकालना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक इदारा इंडिपेंडेंट रहे। सबसे बड़ा जो वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि नैब के इदारे के ऊपर आप एक कमेटी, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, ये पीपल्स पार्टी का बिल बड़े अरसे से इन्होंने बना के रखा हुआ है कि जी नैब की जो केसेस बना करेंगे वो एक उसकी कमेटी होगी, उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी होगी। मुझे बता दीजिए एहतसाब के कवानीन में पूरी दुनिया में कोई मिसाल बता दीजिए इस तरह की, जहाँ पे कोई कमेटी होगी, पार्लिमान की कमेटी होगी। भाई आपने एहतसाब भी उन लोगों का करना है और उसकी कमेटी ने बैठ के एहतसाब करना है, तो उसकी क्या मिसाल होगी? पाकिस्तान में तो मुझे इस किस्म की इंडिपेंडेंस नजर नहीं आती। तो डेडलॉक इस कमेटी वाले मामले पे फर्दर स्ट्रेंथन करना है। देखिए कमेटी वाले मामले की बात नहीं है, बात नीयत की है। आप करना क्या चाहते हैं? आप नैब के कवानीन में कौन सी तरमीम लाना चाहते हैं? दोनों पार्टियों जिस वक्त देखिए हुकूमत बेहतरी के लिए करना चाहती है, वो मुकदमात से बचने के लिए करना चाहते हैं। और फिर मैं इनको वास्ता ये दूंगा, इनको यहाँ पे एक हवाला दूंगा बिलावल साहब को कि ये बार बार कहते हैं डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, डिक्टेटर का। उनके आजकल जो हवारी हैं और उनके जो ताया जान हैं, ये एहतसाब ब्यूरो का कानून उन्होंने बनाया था, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस और उससे पहले एहतसाब एक्ट जो था वो बिल्कुल कॉपी है 1997 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की।
1947 की। तो ये तो बड़ा तसलसल से नैब का कानून आ रहा है, ऑफेंसेस तो यही रहेंगे। आप उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? क्या ये चेंजेस लाना चाहते हैं कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, आपके खिलाफ केसेस ना खुल सके? JIT के मामला आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवेंशन करके इंटर एजेंसी JIT बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कराची रजिस्ट्री बैठ के हुक्म करना पड़ा कि इनको सबूतों तक और चीज़ों तक, कागजात तक रसाई दी जाए। इस हद तक तो आपका होल्ड है एक सूबे में कि आप कागजात तक रसाई इन्वेस्टिगेटर्स को देते नहीं हैं। और ये सिर्फ नैब के कानून में एक इख्तियार है सेक्शन 19 का, जहाँ पे वो आपसे कागजात ले सकते हैं और आप पाबंद होते हैं। FIA का कानून देख लें, उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं है, किसी और जगह ये मौजूद नहीं है, उनके पास वो इख्तियार ही नहीं है। और बहुत सारी कोताहियां तो हैं। फाइनेंशियल केस शुरू होता है, वो अपने हतमी कोताहियों की बेहतरी के लिए हम चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो अब्बू बचाओ मुहिम के लिए तरमीम लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसमें शामिल नहीं होगी। अच्छा, फाइनली सर बताइएगा कि आपने जब जिम्मेदारी संभाली बतौर मामला खसूसी बराए एहतसाब, और जब से तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो बहुत ज़्यादा हम शोर सुनते रहे, ऑफशोर अकाउंट्स हैं जो बाहर लोगों का पैसा पड़ा है, लूटा हुआ पैसा, वो वापस लेके आएंगे। अब तक उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त देखने को नहीं मिली। 8 माह हो गए हैं। और एक छोटी सी मैं आपको मिसाल भी शेयर कर देता हूँ। कोई 400 ऑफशोर अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स थे, जिन्हें आपने चेज किया, और अब तक कुल उनमें से एक अकाउंट में से 1.2 मिलियन यानी 17 करोड़ रुपए वापस मिल सके हैं। तो क्या वजह है, नाकामी क्यों हो रही है इस मामले पे, पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही? दावे तो बड़े बड़े शुरू में किए गए थे। समर, आपको मुझे समझ नहीं आता कि आप किस तरह से इसको नाकामी कहते हैं। मुझे बताइए, सबसे पहले तो आज से पहले किसने आइडेंटिफाई किए 12 अरब डॉलर के बैंक अकाउंट्स, ऑफशोर अकाउंट्स? उसके बाद आपने उनको वापस लाने का जो अमल शुरू करना है, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस आपने फॉलो करना है। क्या उन लोगों को छोड़ दिया गया है? हरगिज़ नहीं। तमाम केसेस के ऊपर काम हो रहा है। टोटल रिकवरी जो है वो 1.2 मिलियन जो है एक केस में है, 17 करोड़ की सिर्फ एक केस में है। ये कुछ 600 मिलियन के करीब इस वक्त इसमें रिकवरी हो चुकी है और रिकवरी का अमल जारी है। उसमें कुछ कवानीन में भी तरमीम की गई हैं। जो फाइनेंस बिल अभी लेट हुआ था उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा डिले आया है। फिर इसमें फॉरेन जुरिस्डिक्शन इन्वॉल्व होती है। उन अकाउंट्स तक एक्सेस करके आप उनको फ्रीज तो करवा सकते हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद वो मामला आपको मिलता है। जैसे एक बहुत सवाल उठाया जाता है एवनफील्ड प्रॉपर्टी की फ्रीजिंग का लंदन में, तो उसमें भी सबसे बड़ा मसला ये है दरपेश कि वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन में है। उसकी रिपैट्रिएशन जो है पाकिस्तान आना एज पर द ऑर्डर ऑफ अकाउंटेबिलिटी कोड, फाइनल जब केस का फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक तब वो मुमकिन हो पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उनके जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना और फिर लीगल प्रोसेस को स्टार्ट करना, जो आज से पहले नहीं हुआ था और वो इसी दौरे हुकूमत में हुआ है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे उस पर अमल होता रहेगा। और देखिए, दूसरा ये कोई विच हंट नहीं है समर, यहाँ पे हम लोगों को ऑफर भी कर रहे हैं। जितने लोग हैं, सबसे पहले आप ये देखिए, मैं ये समझता हूँ इसका क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हमने किसी को ये ऑफशोर अकाउंट्स के अंदर जितनी तहकीकात चल रही हैं आपके सामने कोई नाम नहीं आ रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसमें जो देखिए, जब तक मामला अदालत में नहीं चला जाता, कंटेंशियस नहीं बन जाता, आप उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी रखने के पाबंद होते हैं और उसकी पाबंदी का हम बहुत सख्ती से अदा कर रहे हैं। और फिर जो इस असना में अगर कोई सेटलमेंट करना चाहता है और वो समझता है कि मेरा जो ड्यू है, जो मैंने गलती की है या छुपाया है, वो लूटा है, मैं वापस कर देता हूँ, तो उसमें हमारी ऑप्शन बिल्कुल हर किसी को, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कोई किसी पार्टी से है या कोई बिजनेसमैन है या जो भी है, वो वापस अगर करना चाहता है क्रॉस द टेबल बैठ के अपनी लायबिलिटी सेटल करेगा, दैट इज़ फाइन। वो केस उस पर रिकवरी कर ली जाएगी और केस क्लोज हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सिंध की, जहाँ उन्होंने सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ललकारा भी, और शाह महमूद कुरैशी ने तो आने वाले दिनों में सिंध में तब्दीली भी देख ली है। तो किस तरह की तब्दीली सिंध के अंदर आने वाली है, बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सिंध की, कि जहां उन्होंने कराची पैकेज का ऐलान किया है। 162 अरब रुपए का यह कराची पैकेज है, जिसमें 18 मंसूबों के लिए ग्रांट्स रखी गई हैं, जिनमें तरजीही बुनियादों पर पानी की फ्राहमी के, सीवरेज के और इसके साथ साथ
जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं ट्रांसपोर्ट के वो रखे गए हैं और हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मनसूबा भी इस पैकेज में रखा गया है और वो भी उसकी मंजूरी भी वज़ीर-ए-आज़म ने दे दी है। और कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के इजलास में ये तमाम फैसले किए गए जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की और कराची का मास्टर प्लान बनाने की भी इमरान खान साहब ने हिदायत की। लेकिन इन तमाम मीटिंग्स के अंदर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह गायब रहे। पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि मुराद अली शाह साहब को किसी भी सरकारी तकरीब में इनवाइट नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, क्या वजह है कि सिंध के अंदर वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं, कराची के मास्टर प्लान पे बात होती है, कराची के लिए 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज भी अनाउंस हो जाता है, लेकिन सारे अमल से वज़ीर आला सिंध को बाहर रखा जाता है, क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि ये जो पैकेज हम दे रहे हैं ये असूलन तो सिंध गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि हर 10 रुपए जो फेडरेशन कलेक्ट करती है उसमें 6 रुपए जो हैं वो प्रोविंसेस को जाते हैं। तो सिंध जो है वो पिछले 10 सालों में 90,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है सिंध को, 9 ट्रिलियन रुपया। अब उसके बाद एक्चुअली तो सिंध में अगर ये पैसा सही तरह खर्च होता तो ये सारा कुछ करने की जरूरत ही महसूस ना होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध का पैसा लंदन और दुबई में खर्च हुआ है। सिंध का पैसा फेक अकाउंट्स के जरिए, मॉडल्स के जरिए, लॉन्चों के जरिए, फ्रंटमैन के जरिए, फ्रंट वुमेन के जरिए कराची से सिंध से स्मगल किया गया, बाहर गया और इन्होंने अपने महलात खड़े किए, जिसकी एक मिसाल आप देख ही रहे हैं। जो इस वक्त 16 केसेस जो हैं वो चल रहे हैं जरदारी साहब पे, फरियाल तालपुर पे, बाकी सिंध की लीडरशिप के ऊपर। तो ये जो पैसा हम आज कराची को दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि कराची, और मैं जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा था कि बड़ी मुश्किल है, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा क्रंच है, और वो भी इसलिए कि पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत ने जितना कर्जा छोड़ के गए, $10 बिलियन इस साल हमने वो कर्जा अदा करना है। 1800 जो अरब रुपया है उसकी हमने किस्तें सिर्फ जो है वो सूद उसका जो है वो अदा करना है। सो बहुत मुश्किल हालात में हमने कराची के लिए ये पैसा निकाला है, सिंध के लिए ये पैसा निकाला है। उसकी वजह है कराची 1964 के बाद पहली बार वहां पे फेडरल पार्टी के लिए खड़ा हुआ है और फेडरल पॉलिटिक्स के लिए खड़ा हुआ है, वरना तो लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स वहां पे चल रही थी। हम कराची के लोगों के साथ खड़े हैं, हम उनको ये एहसास देना चाहते हैं कि वफाक उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये मंसूबे फवाद चौधरी साहब वफाक की तरफ से ही भले हो, लेकिन वहां की जो हुकूमत है उसको भी अगर लूप में ले लेते तो क्या ये ज्यादा अच्छा ना होता? बेहतर अंदाज में ये मंसूबों पे अमल दरामद ना हो सकता इन पैकेजेस पे? देखिए, सिंध गवर्नमेंट के जो अपने पैसे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये पैसे भी उनको दे देते हैं, फिर हम दुबई में एक नए घर बना लेंगे, नए घर तो पहले कह रहे हैं 120 अरब रुपया जो हमें मिलना था वो नहीं मिल रहा वफाक की तरफ से। तो सिंध गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं है, दे लैक क्रेडिबिलिटी, दे लैक इनका जो इस वक्त सिचुएशन है, उनके चीफ मिनिस्टर तो नैब के केसेस का सामना कर रहा है और उसमें ये आप समझिए कि मॉरलिटी नहीं है कि वो रिजाइन करे। जिस तरह से PTI के 3 वुज़रा ने जब फॉर्मलाइज हुए चार्ज रिजाइन किया क्या ये और जाके अपने केसेस फेस किए। तो क्या फवाद चौधरी साहब ये स्टेटेड पॉलिसी है चीफ मिनिस्टर में? और सिंध का जो एक ओवरऑल आप देखें तो वहां पर तो सारे ऐसे लोग जो है हुकूमत में हैं जिनको जेलों में होना चाहिए एक्चुअली। तो फवाद चौधरी साहब, तो क्या ये हुकूमत की स्टेटेड पॉलिसी है कि आइंदा मीटिंग्स के अंदर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को इनवाइट नहीं किया जाएगा सरकारी तकरीबात में या मीटिंग्स में जहां उनका आना बनता भी हो? स्टेटेड तो नहीं है, मॉरल पोजीशन है। मेरा ये ख्याल है कि मुराद अली शाह साहब को खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, सवाए इसके कि वो एज ए फ्रंटमैन ऑफ जरदारी साहब उन्होंने एक्ट किया है। वो सिंध के चीफ मिनिस्टर तो कम है, वो तो अभी जो तफ्तीश सामने आई है, ही इज प्रूवन टू बी मोर ऑफ अ फ्रंटमैन ऑफ मिस्टर आसिफ जरदारी। लेकिन उन्होंने मीटिंग्स में ना बुलाए जाने की एक वजह और भी बताई है फवाद चौधरी साहब। मैं चाहूंगा आपको सुनवा दूं, 2 रोज पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था, जरा आपको सुना देते हैं। उन्होंने क्या वजह बयान की कि मुझे, वो पहले ही कह रहे थे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने सरकारी तकरीबात में या मीटिंग्स में बुलाना छोड़ दिया है। वजह क्या थी, जरा आपको सुना देते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बुलाना तो मुझे छोड़ दिया मीटिंग्स में। क्यों, क्या वजह? आप तो एक सूबे के वज़ीर आला है, आपको क्यों बुलाना छोड़ दिए? मेरी वजह से 3 और वज़ीर आला को भी नहीं बुलाते, अब चीफ सेक्रेटरी से काम चला रहे। अब वो उन्हीं से पूछे ना आप।
मतलब अब सवाल का जवाब मैं कैसे दूंगा, वो नहीं बुला रहे। आपको पता होगा, अंदाजा होगा ना क्यों नहीं बुला रहे, ज़ाहिर है अंदाजा तो इंसान को हो जाता है। मेरा ख्याल है ही हैज़ नो आंसर्स टू माय क्वेश्चन, किसी चीज़ पे भी वो जवाब दे नहीं सक रहे हैं। और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि CCI हो जल्दी, इसलिए उसमें तो बुलाना पड़ेगा, मेरा आईनी हक है, नहीं तो। फवाद चौधरी साहब, मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं कि मेरे सवालों का जवाब नहीं है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास, इसलिए वो मुझे नहीं बुला रहे। हाँ, सवालों का जवाब तो वाकई नहीं है। सवालों का जवाब तो ये है कि आप इस वक्त वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे पूछा जाता है मुराद अली शाह साहब से कि आप किस हैसियत में वज़ीर आला है, इतने हजारों करोड़ों रुपया जो है वो आपके ऊपर इल्जामात हैं और आपको रिजाइन करना चाहिए। तो शाह साहब के पास इस सवाल का क्या जवाब होगा? वो जब साबित होंगे तब रिजाइन करेंगे ना फवाद चौधरी साहब, वो तो जब साबित होंगे तो उसके बाद बनता है ना उनका कि अभी तो एक इल्ज़ाम है। वो तो कहते हैं मुझे तो JIT ने पहले बुलाया भी नहीं था, अब CIT ने बुला के मुझसे एटलीस्ट पूछा है, पहले तो मुझे बगैर पूछे मेरा नाम शामिल कर दिया गया था सारे इस मामले के अंदर, अब तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब यहाँ पे अहम मामला ये आता है, आप कह रहे हैं अगर नहीं बुलाना मॉरल इशू भी है, आप कह रहे हैं कि मॉरल ग्राउंड पे भी हमने उन्हें नहीं बुलाना, तो CCI के इजलास में भी नहीं बुलाया जाएगा जहाँ उनका एक आईनी तौर पर बनता है राइट कि वो उसमें बैठे आगे? नहीं, अगर बंदा अगर जो है वो ना ही आए तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसको तो नहीं किया जा सकता। आप देखें ना, वो शहबाज शरीफ को भी तो बना ही दिया ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, हालांकि नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन वो बस वो बन गए। अब कई जगहों के ऊपर आ जाएंगे, कई जगहों पे जो है वो चल जाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखिए, हमारा मकसद ये कोई शख्सी हमारा को मुराद अली शाह साहब से पर्सनल लड़ाई तो नहीं है ना। शाह साहब जाती तौर के ऊपर तो अपना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ को हमारा जाती लड़ाई इशू तो झगड़ा तो नहीं है ना। मसला तो सिर्फ ये है 90,000 करोड़ रुपया आपने 10 सालों में सिंध में चला गया, ये कहाँ लगा है? आप मुझे बताएं, सिंध में आप जाते हैं, आपको लगता है कि सूबे में कुछ जो है वो चंद बिलियन रुपया भी खर्च हुआ होगा ना? वहाँ पे कोई, जहाँ खबरें आ रही हैं, अभी भी IRI का सर्वे आया है, सिंध गवर्नमेंट की जो है वो वर्स्ट परफॉर्मेंस है। पंजाब KP जो है वो उनसे किधर आगे चला गया। और ये कराची जो है ये दिल है पाकिस्तान का। अगर आप इस तरह से कराची में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बुरे हाल है ना, वहाँ पे जो है वो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं ना, वहाँ पर कोई जो है वो आपको वो कोई एक लगता है इंटरनेशनल, जो पूरा कराची जो पूरी दुनिया से लोग वहां पर तो फवाद चौधरी साहब, आज जो मीटिंग हुई थी हमने देखा घोटकी के अंदर भी खान साहब गए थे, खान साहब की GDA के जो ज़ुमा है उनके साथ भी मीटिंग हुई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ भी खान साहब की मुलाकात हुई और ज़राए से कुछ खबरें ये सामने आ रही थी। मैं चाहूँगा आप इसकी तस्दीक कर दें कि जो सिंध की मौजूदा हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि मॉरली उनका हक नहीं बनता कि वहाँ पे वज़ीर आला ये हों, उन्हें हट जाना चाहिए, तब्दील हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटते तो क्या इस तरह का ऑप्शन आज ज़ेर गौर आया है कि सिंध हुकूमत को हटाने के लिए कानूनी जो लीगल ऑप्शन है, आइनी ऑप्शन है, उन पर गौर किया जाए? नहीं, अभी कोई हटाने का कुछ जो है वो इतना उस तरह से हमने नहीं कोई सोचा, ना ही कार्रवाई की है। जब हटाने का सोचेंगे तो हटा लेंगे, कौन सा मुश्किल है। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी आज कह रहे थे ना कि मैं सियासी आंख से देख रहा हूं कि सिंध में कोई बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है, तो वो तब्दीली कहीं हुकूमत की तो नहीं होगी? इंशाल्लाह आईनी और कानूनी ही तब्दीली होगी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी को 10 सालों से, देखे इतने सालों से वो वहाँ पर बरसरे इख्तिदार है, कुछ खुद भी तो शर्म हया करनी चाहिए। नहीं तो होगा क्या? आप इसका वे फॉरवर्ड क्या है इस सारे माहौल में? आप कह रहे हैं कि मीटिंग्स में नहीं बुलाएंगे, बैठेंगे नहीं, वो इस्तीफा वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? देखते हैं अभी आगे क्या, रोज नई सिचुएशन इवॉल्व होती है, देखते हैं आगे क्या बनता है। अच्छा, आज खान साहब ने एक और भी बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब, आप बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं, प्ली बारगेन की आप बात करते आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब से मुतल्लिक के केसेस हैं, वो पैसा दे चले जाए जहां मर्जी। आज खान साहब ने भी वही बात की जो आप बड़े अरसे से करते आ रहे हैं। खान साहब ने भी कहा कि बचत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप लूटी हुई दौलत दें और जहां मर्जी चले जाए। तो क्या ये बाज़ाब्ता ऑफर है गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को? कोई बाज़ाब्ता ऑफर भी दिया या सिर्फ ये बयानात की हद तक आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं? नहीं, हम तो दे नहीं सकते ना, ये तो नैब का इख्तियार है। प्ली बारगेन तो बार बार क्यों कह रहे हैं उन्हें? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो आज बात की है वो बेसिकली तो उनकी तवज्जो हम दिला रहे हैं, जो नैब के लॉ में एक सहूलत मौजूद है और वो अगर वो चाहें तो वो ये पैसे कौन सा उनके दादा परदादा छोड़ के थे, पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं, उनको चाहिए वापस कर दें और पाकिस्तान के वरना जो है वो जेलें काटें। और इसमें 2 ही ऑप्शन है और तीसरा तो कानूनी ऑप्शन कोई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाजरीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से मुतल्लिक कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 ओडीआई की सीरीज में वाइट वाश का खतरा है। बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि जिसके सर पर मेगा इवेंट, वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान टीम के सर पर वाइट वाश की तलवार लटक रही है। 4 एक रोज़ा मैचेस में हमें बहुत बुरी तरह मायूस कारकर्दगी का सामना किया पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ने, और ये कारकर्दगी जो है वो वर्ल्ड कप से पहले की कारकर्दगी है। तो इस कारकर्दगी के बाद, इस मायूस कारकर्दगी के बाद जो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन, मेगा इवेंट के लिए तैयारी और पीसीबी की हिकमत अमली पर बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं कि आया हम तैयार क्यों नहीं, और स्पेशली जो रेस्ट दिया गया है कप्तान सरफराज समेत कई खिलाड़ियों को, इस पॉलिसी पर भी सवालात उठ रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ी और अहम सीरीज थी, इसमें हमें खिलाड़ियों को उतारना चाहिए था। लेकिन सबसे अहम बात इसमें हम कल के मैच की भी करेंगे कि 2 सेंचुरीज के बावजूद हम कल का मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों हारे। एक आसान मैच था, पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से फिर हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बाद हमारी कोई भी बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी लेकिन हम मैच हार गए, कैपिटलाइज नहीं कर सके एक अच्छी पार्टनरशिप को भी। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर। आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें वाइट वाश का खतरा है। 4 मैचेस हम हार चुके हैं, कल आखिरी मैच है। ये जो कारकर्दगी है कितनी ज़्यादा अलार्मिंग है, हमारी तैयारी मेगा इवेंट से पहले, हमारी सिलेक्शन और जो हिकमत अमली है उस पर कितने सीरियस सवालात उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो काफी इसके ऊपर कंजेक्चर है कि क्या हम लोगों ने प्लेयरों को रेस्ट क्यों करवाया। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, इन सब ने ये फैसला किया होगा कि इस वक्त चंद प्लेयरों को जो है वो रेस्ट की जरूरत है, तो उसके ऊपर उन्होंने रेस्ट करवाया। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने रेस्ट करवाया तो आपको जीतने के लिए खेलना होता है। बेसिकली अगर पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्शन कमेटी का, क्रिकेट बोर्ड का तो नहीं मैं कहूँगा, अगर फैसला ये था मैनेजमेंट का कि हमने कुछ प्लेयरों को ट्राई आउट करना है, तो आपने उन प्लेयरों को ट्राई आउट करना था जहां पे आप पाकिस्तान टीम में कुछ चीजें लैक आपको नजर आ रही थी, उन एरियाज में आपने प्लेयरों को ट्राई एंड टेस्ट करना था। सो बेसिकली वो वाली हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और जब आपने कप्तान को भी सुन लिया हुआ था, शोएब मलिक को, उन्होंने भी ये कह दिया हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे, हम जरा कुछ प्लेयरों को ट्राई आउट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो ट्राई आउट अगर आपने करना था नए प्लेयरों को, तो उनको आपने सिचुएशंस देनी थी। एक तो मैच की सिचुएशन आ रही है, लेकिन अगर आपने कुछ हासिल करना तो आपने प्लेयरों को, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आपने ओपनर्स को ये कहना था कि भाई हमें आपसे इस मैच में 15 ओवर में 100 रन चाहिए, आपने हमें करके दिखाना है। दूसरे मैच में कोई और उनको सिचुएशन दे देते, बट वो चीज नजर नहीं आई। और जहां पे पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है, आई पर्सनली थिंक कि हमने उधर इतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया। अगर ठीक है, अगर हम हार भी गए थे, लेकिन अगर हमें अच्छी चीजें हासिल हो जाती तो फिर इतनी ज्यादा वरी की जरूरत नहीं थी। और जहां तक तैयारी की बात देखें, आपके प्लेयर्स जो हैं काफी ज्यादा तो सिलेक्टेड हैं, आपको 2-3 प्लेयर्स जो हैं उनको इंडक्ट करना है जहां पे आप समझ रहे हो कि हम लैग कर रहे हैं। और अगर हमें यहाँ पे कोई प्लेयर अच्छे मिल जाएं तो हम जो स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन है उनको ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा आमिर सुहेल साहब, सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमने देखा आबिद अली ने कल डेब्यू किया, जिनकी हमने देखा कि माजी के बैकग्राउंड पे उनके अगर नजर दौड़ाएं कैरियर पे तो ए टीम के साथ और इसके अलावा डोमेस्टिक में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन 32 साल की उम्र में जाके आबिद अली का डेब्यू होता है, तो इससे सिलेक्शन पर भी तो सवालात उठते हैं कि इतना लेट आके मौका क्यों मिला, जबकि ये पहले परफॉर्म करता आ रहा था डोमेस्टिक में भी और लिस्ट ए में भी। देखिए, अब एक कुछ प्लेयर जो हैं वो लेट डेवलप करते हैं, लेट प्रूवर्स होते हैं, तो मे बी आबिद अली का ये वाला केस था, लेकिन उनको मौका मिला और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने सेंचुरी किया, और अगर वो अगले मैच में भी कोई अच्छा स्कोर कर दे, काफी प्लेयर्स जो हैं वो तो मेरा ख्याल है थोड़े से शेकी हो जाएंगे, उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सो आई थिंक इन अ वे जिस तरह आबिद अली ने स्कोर किया या रिजवान ने स्कोर किया है, तो अब ये सिलेक्शन कमेटी के लिए ये अच्छी सरदर्द है
अब इनका इम्तहान आएगा कि इन्होंने वर्ल्ड कप पे क्या भेजना है और क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट करनी है जिसके ऊपर ये जाके बड़ी टीमों के साथ अच्छा मुकाबला करेंगे वर्ल्ड कप के दौरान। आमिर शोएब साहब, बैटिंग तो हमने देखा कि क्लिक करती रही। एक मैच में हमने कम स्कोर किए थे, 180 हम कर सके थे 266 के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो हमने 270 280 प्लस हमने रन्स किए हैं 3 मैचेस के अंदर। यानी बैटिंग तो क्लिक कर रही थी, लेकिन बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में बहुत बुरी तरह से हमारा बॉलिंग अटैक एक्सपोज हुआ है, और जो हमने रेस्ट भी दिया है खिलाड़ियों को उसमें फ़हीम अशरफ और हसन अली हैं, और तीसरे जो हमारे बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनको रेस्ट दिया गया। बाकी तो हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर्स ही खेल रहे थे टीम के अंदर। जिस तरह आप देखें शिनवारी खेल रहे थे, इमाद वसीम खेल रहे थे, और इसके साथ साथ हमारा बॉलिंग मोहम्मद आमिर ने भी खेला पहला मैच। तो बॉलिंग अटैक हमारा बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ, जो हमेशा से पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रहा है। तो बॉलिंग से मुतल्लिक आप कैसे देखते तैयारी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले? देखें, बात सिंपल सी है कि ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर आपने इतनी ज्यादा कोचेस की फौज रखी हुई है तो उन्होंने इन प्लेयरों को ये सिखाना है कि इन्होंने बॉलिंग किन बैट्समैनों के खिलाफ किस पिच के ऊपर किस तरह करनी है। अभी तक जो नजर आ रहा है वो सिर्फ बॉलर्स के ऊपर जो छोड़ा हुआ है, वो अंदर जाके अच्छा परफॉर्म कर दें तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। अगर वो सिखा भी रहे हैं उनको, अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं, अगर बॉलर जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब यह है कि दे आर द फेलियर। आई थिंक जो कोचेस इतने ज्यादा यहाँ पे रखे हुए हैं उनको अपनी रेस करने की गेम रेस करने की जरूरत है, और इन प्लेयरों को जल्दी सिखाने की जरूरत है कि मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ बैट्समैनों के खिलाफ किस तरह बॉलिंग की जाती है। आमिर शोएब साहब, एक राय और ये भी पाई जाती है यहाँ पे कि एक बहुत बड़ी तादाद है खिलाड़ियों की, 6 से 8 खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया गया वर्ल्ड कप से पहले। एक बड़ी टीम के साथ मैच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, टफ मैचेस थे, खिलाने चाहिए थे कई खिलाड़ियों को। यहाँ पे एक राय ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ फेवरेट्स भी होते हैं, तो वो फेवरेट्स एक्सपोज ना हो जाएं वर्ल्ड कप से पहले, मेगा इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, इसलिए उनको रेस्ट दे दिया गया एक हिकमत अमली के तहत, ताकि वो स्क्वाड में आए वर्ल्ड कप के। आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं? इस चीज के ऊपर तो मैं नहीं समझता कि ये केस है। मैं जिस तरह आपको पहले कहा कि ये सबका कलेक्टिव डिसीजन है, टीम मैनेजमेंट का और सिलेक्शन कमेटी का। उनको बताया गया होगा, मैनेजमेंट जो इस वक्त है, कोचेस जितने भी हैं, मैनेजर, सब ने कहा होगा सिलेक्शन कमेटी को ये प्लेयर्स जो हैं ये वॉर्न आउट हुए हैं तो इनको रेस्ट दे दिया जाए, इनके बजाय नए कुछ प्लेयरों को ट्राई आउट किया जाए। लेकिन वहां पे आके जो चीज है सिलेक्शन कमेटी ने वहां पे आके लैक किया। अगर कुछ प्लेयरों को रेस्ट दिया था और सिलेक्शन कमेटी को अगर ये पता था कि हमारी टीम अगर 260 और 70 की है तो हमने 300 किस तरह रन करने हैं ऐसी विकेटों के ऊपर, वो कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट करते, ऐसे प्लेयर जो है उनको लेके आते जिससे आपको फायदा होता। देखिए, जहां पे आप लैक कर रहे हैं उन नंबर्स के ऊपर आपने वो वाले प्लेयर सेलेक्ट नहीं किए जिनको आप देख के एक अच्छा टीम में इजाफा कर रहे थे, जिससे वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा फर्क पड़ता। ठीक है, वर्ल्ड कप में फ़र्क पड़ सकता था अगर बेहतर प्लेयर्स की सिलेक्शन होती, और यकीनी तौर पर अलार्मिंग है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में लगातार शिकस्त, और अब वाइट वाश की तलवार सर पर लटक रही है। तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली, उनके फैसलों और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप से पहले तैयारी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।